फाइनली इस वीक मार्केट ने अपनी 7 डेज की यूजिंग स्ट्रीक तोड़ दी है। द मार्केट वाज डाउन अराउंड 3800 पॉइंट्स ऑन मंडे और उसके बाद हर दिन हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है और इस सब के दरमियान पाकिस्तान के हिस्ट्री के 2 बड़े आईपीओस हुए हैं जिसमें 81 बिलियन रुपीस का कंबाइंड इंटरेस्ट देखने को मिला है। ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस मार्केट? लेट्स फाइंड आउट। ओवरशेयर वी हैड 2 आईपीओ दिस वीक, बोथ अपनी सीइंग पे उन्होंने मनी रेज किया है। तो ये क्या बताता है अबाउट द मार्केट? इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है इनटू द स्टॉक मार्केट? जी बिल्कुल एक देखिए पॉजिटिव सेंटिमेंट को अगर जज करना हो तो इट also has to do with participation, also with listings. More and more companies are now listing on the stock exchange because they see कि मार्केट में लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग. जब हम डेटा पॉइंट्स देखते हैं जो रीसेंट हाइलाइट्स बनी है कि मोर देन 500,000 यूआईएन्स हो गए, 40% का हमने ग्रोथ देखी है. इट ऑल सिग्नल्स के जो है जो स्टॉक मार्केट का मेन पर्पस है टू प्रोवाइड एवेन्यू ऑफ फंड रेजिंग टू बिजनेसेस, वो फुलफिल होता नज़र आ रहा है या उस तरफ इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. तो अभी हमने रीसेंट जैसे आईपीओस देखे, हमने पहले भी डिस्कशन करा था. कुछ आईपीओस हमने देखे वर ओवर स्मॉल अमाउंट्स, बट अभी जो 2 आईपीओस हैं, एक सितारा पेट्रोलियम का है जो ऑलरेडी लिस्ट हो गए, इट वाज स्टार्टेड ट्रेडिंग टुडे, और एक हमने देखा सर्विस लॉन्ग मार्च का. दीज आर बोथ आई थिंक साइजेबल आईपीओ. अगर साइजेबल मैं बोलूँ तो एटलीस्ट 10-15 मिलियन डॉलर्स प्लस की इक्विटी रेज करे टू लिस्टिंग, तो वो एक कोई मीनिंगफुल अमाउंट बनती है. इवन दो इट्स इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में स्टिल अ स्मॉल अमाउंट, बट फॉर पाकिस्तानी मार्केट इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि हम उसको बोले कि एटलीस्ट 10-15 मिलियन डॉलर्स कंपनी रेज करिए, तो हमें पार्टिसिपेशन अच्छी है. अब हम देखिए कि पार्टिसिपेशन कहाँ से आ रही है, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ के इंटरेस्ट इतना है तो हु आर दी पीपल पार्टिसिपेटिंग. सो मैसिव पार्टिसिपेशन हमें इंस्टीट्यूशन से भी देखने को मिल रही है, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, एंड एट द सेम टाइम जो फैमिली ऑफिसेज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग अग्रेसिवली. इसके 2 चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा कि डेफिनेटली मार्केट में हमारी जो ब्रेथ है वो कम है इन अ वे कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ऑप्शंस है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, अच्छा वाइडर एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता या नई इमर्जिंग इंडस्ट्रीज का एक्सपोजर नहीं मिलता. तो लेट्स से अभी सर्विस लॉन्ग मार्च का आईपीओ हो रहा है, तो दैट इज समथिंग जो हमारे पास शायद एक ही टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिस्टेड है ऑटो पैसेंजर कार सेगमेंट में, दैट इज जनरल टायर. फिर हमारे पास एक पैंथर टायर है दैट इज ऑपरेटिंग इन अ बिट डिफरेंट सेगमेंट. अब सर्विस लॉन्ग मार्च आई है, सो इट इज़ ऑल्सो हाईलाइटिंग कि कहीं कहीं कंपेटिटिव एज या इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का जो प्रोस्पेक्ट है, दैट इज़ उससे जो जो कंपनीज फ़ायदा उठा सकती हैं, दे गेट मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड. लेकिन वर्षे बिफोर मैं इन दोनों कंपनीज के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूं, हाउ डू आईपीओज वर्क इन पाकिस्तान? क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, बुक बिल्डिंग और फेजेस में पैसे रेस करती हैं, तो हाउ डज ऑल ऑफ दिस वर्क? बिल्कुल, एक्चुअली जो ये बुक लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन होती है दैट इज इन टू टू फेजेस. एक होता है कि आपका जो मेन फेज होता है जिसमें कंपनी अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस करती है दैट दे वांट टू लिस्ट, दे वांट टू रेज एक्स अमाउंट फॉर एक्सपेंशन और वट एवर पर्पज. तो वो जब लिस्ट करते हैं तो या रेज करते हैं कैपिटल, तो दे फर्स्ट फेज दे डू इट थ्रू बुक बिल्डिंग. बुक बिल्डिंग में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज़ यूजुअली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या एनी वन पार्टिसिपेटिंग अबव 2 मिलियन 1 मिलियन की अमाउंट अगर हम बोले, वो बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब वो बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो बेसिकली दे आर काइंड ऑफ बिडिंग फॉर द प्राइस कि हमें इस प्राइस पे हमारा इंटरेस्ट है इन बाइंग दिस शेयर. तो हर कंपनी की एक फ्लोर प्राइस होती है जिस पे इशू होता है, विच कैन बी 10, 12, 14 रुपीज़. आई थिंक इन केस ऑफ एसएलएम थी 14 रुपीज़ पे अगर मैं बुक बिल्ड कर रहा हूँ फ्लोर प्राइस पे, तो उसके एक प्रीमियम भी होता है कि अगर लेट्स से डिमांड ज़्यादा हो तो एक फ्री मार्केट की बेस पे प्राइस कैन गो अप. सो दैट इज़ देयर इज़ अ बैंड ऑफ 40% कि वहाँ से प्राइस फ्लोर से सीलिंग तक होती है, और अक्सर जब जहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो वो सीलिंग पे जाके या अपर सर्किट जो होती है वहाँ पे जाके सब्सक्राइब होती है. सो दैट डिटर्मिन्स कि लिस्टिंग किस प्राइस पे होगी. नाउ सिंस द बुक बिल्डिंग इज डन, अब डिपेंडिंग ऑन पार्टिसिपेशन, अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है एट द सीलिंग तो वो प्रो रेटा होता है उसी प्रोपोर्शन में. सो इफ
an issue is oversubscribed by 10 times and I have bid for, let's say, 10 million shares at the ceiling or issue price, I will get 1 million, like 10%, 1/10 of it, right? ओके इसके बाद जो सेकंड फेज आता है वो आता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, जिसमें लेट्स से आप मिनिमम लॉट या आप छोटी क्वांटिटीज पार्टिसिपेट करते हैं, लेट्स से 2000 5000 शेयर्स आप करते हैं, तो वो इस बुक बिल्डिंग के बाद पब्लिक पोर्शन होता है। पब्लिक पोर्शन में या रिटेल पोर्शन में, बेसिकली इट इज कॉल्ड रिटेल पोर्शन में यू कैन जस्ट गो ऑनलाइन ऑन टू द PSX पोर्टल एंड अप्लाई फॉर शेयर्स डायरेक्टली, और आप उसको पे करते हैं एंड वो आपको शेयर्स एलोकेट हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन पार्टिसिपेशन। उसमें प्राइस की बिडिंग का एलिमेंट नहीं होता, बट जो बुक बिल्डिंग में प्राइस डिसाइड हो गई उस पे आपको शेयर्स एलोकेट होते हैं। ओके अच्छा अवश्य आपने दो फेजेस बताए, पहला है बुक बिल्डिंग और दूसरा जब रिटेल पार्टिसिपेशन आती है। तो पहले फेज में प्राइस कैसे डिसाइड होती है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 4 अरब रुपए चाहिए, तो क्या डिसाइड होगा कि किस प्राइस पे योग उसको 4 अरब रुपए दे? देखिए वो तो फंडामेंटल है ना, हाँ। कि फंडामेंटल में कि अगर 4 अरब एक कंपनी डिमांड करी है तो उस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन क्या बनती है, वो कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट करती है, उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो एक वैल्यूएशन डिसाइड होती है। उसके हिसाब से फिर जब वैल्यूएशन डिसाइड हो गई, अब बेस वैल्यू एक आ गई आपके पास 4 बिलियन की, लेट से कि इस प्राइस पे IPO प्राइस होगा, या मिनिमम आप कह लें कि ये फंड रेज करेगा, मिनिमम प्राइस के ऊपर 4 बिलियन बनता है। अब 4 बिलियन से 5 बिलियन भी रेस करता है या 5.5 करता है, वो डिपेंड करता है ऑन ओवरऑल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन एंड डिमांड। अक्सर होता है कि अगर लेट से मुझे 20 मिलियन शेयर्स इशू करने हैं बेस्ड ऑन आवर प्राइस एंड 4 बिलियन अमाउंट, डिमांड मेरे पास 50-60 मिलियन शेयर्स की आ जाती है, तो अक्सर पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे बेसिकली वांट टू पे अ प्रीमियम टू बाय द शेयर्स। दे दे फियर कि शायद मार्केट में इस प्राइस पे ना मिले, ज़्यादा पे मिले, इंटरेस्ट ज़्यादा है एंड सो ऑन। तो डिमांड सप्लाई का फैक्टर यहाँ पे प्ले करता है कि उसको फिर बेस प्राइस के ऊपर प्रीमियम कितना मिलता है। देखो और एक बैंड होता है, उसके बारे में आप मुझे बता देते। 40% का मेरा ख्याल है अभी जो रूल है, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग 40% आपकी बेस प्राइस से सीलिंग होती है, विद इन 40% प्राइस मूव हो सकती है, 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर 10 रुपीज़ का IPO बेस प्राइस है तो इट कैन गो अप टू 14 रुपीज़, और वहाँ पे ही सब्सक्राइब होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। 14 पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है तो इट विल हैव लाइक प्रो रेटा इफेक्ट होके इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिलते हैं। बिल्कुल। और प्रो रेट जो पार्ट होता है वो रिटेल पार्टिसिपेशन में होता है, राइट? वो बिल्डिंग में भी होता है, रिटेल में भी होता है, डिपेंडिंग ऑन ईच सेक्शन। ओके, मैं प्रोरेशन अपने यूजर्स को बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाए तो आपने 1 से डिवाइड करना है। 1 डिवाइड बाय 2 इज 0.5, 50%। तो अगर मैं 1 करोड़ की बेट करूंगा तो मुझे 50 लाख रुपए के शेयर्स मिलेंगे। इससे राइट में वर्ष। करेक्ट। अच्छा वो वर्ष काफ़ी इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश करें इस मार्केट में। देखें एक बात पे तो हम अग्री करते हैं कि अगर ये जंग ख़त्म भी हो जाती तो ऑयल प्राइसेस फिर से $50 पर बैरल पे तो नहीं आनी। हद से हद गिर गई 70 पे आ जाएंगी, 80 पे आ जाएंगी। तो फॉर द रेस्ट ऑफ दिस ईयर हम ऑयल प्राइसेस को हायर एंड पे देख रहे हैं। अब इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कौन से सेक्टर्स हैं जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जो जिन पर अच्छा असर नहीं पड़े? बिल्कुल ऐसी ही है, एंड आई थिंक हमारा भी यही व्यू है कि ऑयल प्राइसेस probably for the remainder of this year will continue to remain above $80 per barrel. At least that is what we foresee as of now. Probably 85-90 की बैंड में भी रहेंगे on the higher side. तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैक्रो हेडविंड ज़रूर होंगे इन टर्म्स ऑफ, आप कह सकते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, तो थोड़ा बहुत जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी कॉस्ट इनपुट और एनर्जी कॉस्ट डिपेंडेंट जो सेक्टर्स है वो अफेक्ट होते हैं, तो प्राइस कंपेटिटिवनेस भी अफेक्ट होती है। तो एक ये अक्रॉस दी बोर्ड हमें है कि कॉस्ट प्रेशर नज़र आएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब वो कितना पास थ्रू कर सकते हैं नहीं कर सकते ये डिपेंड करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट इज़ समथिंग वन कैन लुक इनटू। इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स दैट बेनिफिट में आई थिंक जो एक क्लियर विनर होगा वो होगा ऑयल एंड गैस सेक्टर, स्पेशली एक्सप्लोरेशन कंपनीज। ओके। एक्सप्लोरेशन बीइंग कि आपके जो हैं ऑयल प्राइस एंड डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज होते हैं। ओके। ठीक है, तो डॉलर डिनोमिनेटेड में रुपी हेज भी आ जाता है, और आपकी ऑयल प्राइस बढ़ ज़्यादा होने की वजह से भी आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे OGDC, PPI, मारी पेट्रोलियम, बट इनके तो रिसीवेबल्स के इशू है ना, तो रिसीवल्स का इशू OGDC और PPL में ज़रूर है, बट काफ़ी हद पे जो गवर्नमेंट का फोकस था पिछले कुछ क्वार्टर्स में या पिछले रीसेंट सालों में, तो हम ये कह सकते हैं कि वो
काफ़ी हद तक बिल्डअप कम हो गया था हाँ और प्रीवियस कुछ रिसीवर्स जो हैं पे ऑफ भी किए गए हैं सिंस जब पावर कंपनीज का जो पूरा टेक एंड पे अरेंजमेंट उसको रिविजिट किया गया। ओके तो आई थिंक उसमें कुछ आपको सिलेक्टिव मिनरल से मारी पेट्रोलियम मारी एनर्जीज मिल जाता है हाँ जिसका इतना गवर्नमेंट या पावर सेक्टर सर्कुलर डेट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो थोड़ा सा हेज्ड है। तो डिपेंडिंग ऑन कैश फ्लोज आप एक व्यू बना सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो बोथ उसको देख के हाँ इन्वेस्टर्स कंसिडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस या आउटलुक। आई थिंक दीज विल बोथ बेनिफिट। बिल्कुल ये डिफेंसिव सेक्टर्स भी हैं और ये पूरी सिचुएशन से फ़ायदा भी उठाते हैं, तो वंस ये सारी सिचुएशन सेटल डाउन होती है तो वी कैन सी these sectors trading at better valuations. या आई एग्री विद दैट। अच्छा वर्षे इसके बाद जो हमारा वीकी रैप होगा नेक्स्ट वीक तो इसकी वजह से नहीं हो सकता, फिर उसके बाद जो हमारा वीकी रैप होगा उसी वक्त एक दिन पहले शायद थर्सडे को बजट आ जाए, तो इस बजट को आप कैसा देखते हैं फॉर स्टॉक मार्केट? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई ग्रोथ बजट आने वाला है इस स्टेज में। अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट 2 मंथ्स के 3 मंथ्स इनफैक्ट जो इवेंट्स रहे हैं, हम्म तो इवन दो देर वर एक्सपेक्टेशंस के सुपर टैक्स का फेज आउट होने का या रिडक्शन का चांस है, हम्म वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हमें लग रही थी। हाउएवर क्योंकि अभी 700-800 बिलियन का टैक्स शॉर्टफॉल ऑलरेडी इस ईयर है, हम्म देन देर इज़ एन एक्सपेक्टेशन कि वो रेवेन्यू को नेक्स्ट ईयर बढ़ाना भी है। हम्म तो आई थिंक ये बहुत कोई प्रो ग्रोथ या फिजिकल साइड पे भी स्पेस रिलेटिवली मेरे ख्याल है कम हो गई है इन रीसेंट टाइम्स। सो लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट बैलेंसेस दैट, बट आई पर्सनली फील को बहुत मेजर बेनिफिट कोई कॉर्पोरेट सेक्टर को पास ऑन होता नज़र नहीं आ रहा। ऑटो सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट्स चल रही हैं कि शायद ईवीज़ पीएचईवीज़ के टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाए या कहीं पे कुछ कम किया जाए, हम्म तो उससे कुछ कंपनीज बेनिफिट ज़रूर कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ ईवी डिमांड बढ़ेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, तो जो ईवी सेगमेंट में कंपनीज ऑपरेट करें दे माइट बेनिफिट, बट अगेन हैज़ टू बी सीन कि वो किस तरह क्या चीज़ें आती हैं। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम लेवी पे भी आईएमएफ एक कंडीशन रखी गया है कि आपने 17% इंक्रीज करनी है इन द कमिंग फिस्कल ईयर। तो अगर ऑयल प्राइसेस नीचे भी आ जाते हैं तो शायद गवर्नमेंट पूरा बेनिफिट पास ना कर सके, और एक दफ़ा आपको पता है डाउनवर्ड स्टिकी होती हैं प्राइसेस, एक दफ़ा हायर लेवल पे सेट हो जाए तो मुश्किल ही है कि वो वापस अपने पुराने लेवल्स पे आएँ। तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी रहेगा इकोनॉमी में। और तो इस सिनेरियो में कहाँ इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक थोड़ा डिफेंसिव उसमें इज़ गुड, कंसिडरिंग जो हमारे मैक्रो हेडविंड्स है, फिजिकल स्पेस, बजट बजट को देख हुँ, के कुछ डेफिनेटली कुछ क्वालिटी कंपनीज हैं जिनमें ग्रोथ का एलिमेंट भी है या सिक्लिकलिटी भी है, हुँ, बट दे आर अंडर वैल्यूड, दे आर गुड, तो वो मेरा ख्याल है देखी जा सकती हैं। बट ओवरऑल आई वुड आई वुड से कि अभी जिस तरह के हालात हैं तो टिल्ट टुवर्ड्स डिफेंसिव स्टॉक्स होना चाहिए। ओके मुबश्शिर। अच्छा, आप हम अगर एजुकेशनल सेगमेंट की तरफ आएँ ऑफ दिस वीडियो, वीपीएस के बारे में काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मतलब काफ़ी विथड्रॉल्स भी आ रहे हैं जैसे ही मार्केट ने थोड़ा-सा मैं कह सकता हूँ एक ब्रीदर लिया है, रैली रुकी है, तो काफ़ी विथड्रॉल्स भी आ रहे हैं और काफ़ी लोगों को वीपीएस में इसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस भी समझ नहीं आती। तो वीपीएस में जब मैं विथड्रॉ करता हूँ कितना टैक्स लगता है, किस चीज़ पे टैक्स लगता है, और क्या मैं विथड्रॉ कर भी सकता हूँ बिफोर द एज ऑफ 60 और 25 ईयर्स फ्रॉम द डे आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग? बिल्कुल बहुत रेलेवेंट सवाल है एंड आई थिंक दिस एक्चुअली अप्लाइज टू ऑल आवर एग्जिस्टिंग यूजर्स एंड आल्सो न्यू यूजर्स, पोटेंशियल यूजर्स जो प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए वीपीएस कंसिडर करते हैं या महाना रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। एक चीज़ देखें, जब भी ये हम चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अपनी जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करें उस प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी को कंसिडर ज़रूर करें विद द हेल्प ऑफ आवर वेल्थ एडवाइज़र एंड आल्सो द प्रोडक्ट नॉलेज दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। महाना रिटायरमेंट का अल्टीमेट गोल इज़ टू प्रोवाइड यू काइंड ऑफ टैक्स फ्री कंपाउंडेड growth for your retirement. So it is ideally a long term investment vehicle for the salaried class. उसमें बेनिफिट, जो मेन बेनिफिट है वो है टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट। सो इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन और इवन सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर एबल टू रिड्यूस योर इनकम टैक्स बाय इन्वेस्टिंग इन द रिटायरमेंट फंड। अब ये बात आ गई कि आप किस पर्पज से इन्वेस्ट करते हैं, आप उसका बेनिफिट क्या ले सकते हैं, एंड टैक्स फ्री कंपाउंडिंग हो रही है। उसके बाद बात आती है कि जब मार्केट के हालात चेंज होते हैं तो फिर बहुत सारे लोग होते हैं कि अब हम स्टॉक बेच के या
एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल से हम विड्रॉ कर ले फ़ौरन से। तो विड्रॉल में क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट आपको दिया हुआ है, जो कि इन फॉर्म ऑफ टैक्स क्रेडिट है, तो वो बेनिफिट जो है जब आप विड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली यू बिकम लायबल टू पे टैक्स व्हेनेवर यू विड्रॉ। टैक्स बेस इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द विड्रॉल अमाउंट। इसमें प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता या कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब जब आप विड्रॉ करने जाते हैं, तो वो आपके एवरेज टैक्स रेट ऑफ लास्ट 3 इयर्स अप्लाई होते हैं। सो लेट्स से इफ मेरा एवरेज टैक्स ब्रैकेट या लास्ट 3 इयर्स का 10% है, तो व्हेनेवर आई विथड्रॉ आई विल पे 10% ऑन द रिडेम्पशन और द विथड्रॉल अमाउंट। तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा फिर ये होता है, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या इफ आई एम नॉट अ टैक्स फाइलर, देन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट एक्चुअली अप्लाइज। सो पीपल who just proceed for testing purpose, they should also reconsider कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके यू आर फ्री टू विड्रॉ एज यू विश। बट इसमें जो आपने दूसरी बात की कि क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं। बट यू फॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि विड्रॉल के क्या इम्पैक्ट होते हैं, रेपरकशंस होती हैं। दूसरा एंगल इसमें यह है कि अगर आप लेट्स से आपने आज रिस्क प्रोफाइल अपनी अग्रेसिव सिलेक्ट की हुई है, जिसमें इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर ज़्यादा है, और आपको लग रहा है इक्विटी मार्केट में लॉसेस की चांस है, एंड आप उसको हेज करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, देन देयर इज़ अ चेंज इन एलोकेशन फीचर, जिसको आप यूटिलाइज करते हुए आप अपनी रिस्क प्रोफाइल टूवर्ड्स लोअर रिस्क लेके जा सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग, आई वुड सजेस्ट पीपल टू एक्सप्लोर दैट ऑप्शन। तीसरी बात यह है कि मार्केट देखें, टेम्परेरी वॉलीटिलिटी इज़ पार्ट ऑफ द इक्विटी मार्केट। हाउएवर लॉन्गर टर्म रिटर्न आपको बताता है कि इक्विटी मार्केट जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड और नेट रिटर्न जो है ऑलवेज ऑन द हायर साइड रहते हैं व्हेन कंपेयर टू लोअर रिस्क। सो एज लॉन्ग एज यू आर इन द रिटायरमेंट फंड एंड यू आर सेविंग फॉर योर रिटायरमेंट, और 20-25 ईयर्स का पीरियड मिनिमम होता है अगर आप कंसिडर करें, तो आपको ये देखना चाहिए कि टेम्परेरी या आज ईरान की जंग की वॉलीटिलिटी की वजह से आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल या ऑब्जेक्टिव अफेक्ट नहीं होता। यू शुड कंटिन्यू टू प्लान फॉर दैट। हाँ, आपको लगता है कि यू नो आपने अग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल सेलेक्ट करी है, तो आप उसको चेंज ज़रूर करें। बट जस्ट बिकॉज आज मार्केट जो है रिएक्ट नेगेटिव करी है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको चेंज करके आज कंजर्वेटिव कर दें, नेक्स्ट टाइम इंक्रीज कर दें। अगेन उसमें बहुत एक फेमस सेइंग है, टाइम इन द मार्केट इज़ बेटर देन टाइमिंग द मार्केट, विच मीन्स के इन्वेस्ट फॉर द लॉन्गर रन एंड यू विल रीप द बेनिफिट्स रादर देन कंटिन्यूइंग टू स्विच एक्टिवली। तो एक्टिव मैनेजमेंट जो है आप फंड मैनेजर्स या एसेट मैनेजमेंट कंपनी पे छोड़ दें, एंड आप अपने डिसिप्लिन के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करें थ्रू माना रिटायरमेंट। ओके, थैंक यू सो मच मुबश्शिर। काफ़ी इससे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है, स्पेशली टैक्सेस के बारे में, क्योंकि लोगों को कैपिटल गेन टैक्स देने की आदत होती है, तो समझते हैं यहाँ भी अगर विड्रॉ करेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स कटेगा। बट अगर आप रिटायरमेंट एज से पहले विड्रॉ करते हैं तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके मुबश्शिर, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक तो हम नहीं बैठ सकते, बट उसके बाद वी विल हैव बजट ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बजट होने वाला है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है जून में, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह जब तक ये जंग भी ख़त्म हो जाएगी, और गुड डेज विल बी अहेड ऑफ अस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।